सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोडों में अभिनय करने के बाद फिल्म ठग साफ हिंदुस्तान में अभिनय करने का मौका पा जाने वाले अभिनेता साकिब अयूब को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिल्म ब्रह्मास्त्र से उन्हें एक नई पहचान मिली। उसके बाद वह OTT पर सी, बम्बई मेरी जान, फर्जी व लव अधूरा करके काफ़ी शोहरत बटोरी। इन दिनों वह रीमा काकटे के निर्देशन में फिल्म मालेगांव का सुपर हीरो करके अति उत्साहित हैं, जो कि बहुत जल्द अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होगी। साकिब अयूब जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। साकिब, मुझे बताएं कि ये फिल्मों का चस्का कैसे लगा? तो फिल्मों का चस्का तो बचपन से ही था। ऑफ कोर्स, मतलब बॉम्बे से हैं, बॉलीवुड तो बचपन से ही देख रहे हैं, तो फिल्मों का चस्का तो बचपन से ही था। प्रियदर्शन जी की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। कॉमेडी जो फिल्में हैं, सारी एक्शन फिल्में जो हैं अलग अलग तरीके की। उसके बाद एक्टिंग का एक्चुअली जो चस्का है वो लगा कॉलेज के दौरान। मैं MMK कॉलेज में पढ़ा हूँ, BMM किया है मैंने, बैचलर्स इन मास मीडिया। तो उस दौरान हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते थे, एड फिल्म बनाते थे। कॉलेज फेस्टिवल में जो ड्रामा कंपटीशन होता है वो सब करते थे, तो मैं उन सब चीज़ों में पार्ट लेने लगा एज एन एक्टर। तो वो करते करते 3 साल के दौरान मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब ये चीज़ ऐसी है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, इसमें मेरी रुचि है, तो इसे मैं आगे फॉलो करना चाहूँगा, इसे मैं परसू करना चाहूँगा। तो हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि कॉलेज के दौरान था कि चस्का लगा, बिकॉज घर में तो वैसा कोई माहौल है नहीं। घर का कोई फिल्म, घर में माहौल मतलब कोई फिल्में सब देखते हैं, लेकिन घर के जो सदस्य हैं कोई फिल्म लाइन से नहीं। तो घर से तो नॉर्मल जो जैसे नॉर्मल घर होते हैं मिडिल क्लास में, वैसे ही रहा है। बट एक्टिंग का चस्का आप कह सकते हैं कि कॉलेज के दौरान। जब आपने अपने घर वालों को बताया हुआ कि भाई आपको एक्टर बनना है, क्या राय थी आपके पिताजी की, क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैंने FTI के लिए अप्लाई किया था, वहाँ की पढ़ाई करी, रिटन एग्जाम क्लियर किया और मेरा इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं हो पाया। तो उन्होंने भी मतलब देखा कि मतलब लड़के ने मेहनत करी है, कोशिश करी अपनी तरफ से कुछ करने की। और जब वहाँ से मैं वापस आया तो मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई में ही थिएटर करूँगा, बिकॉज यहाँ पे रह कर थिएटर करके साइड बाय साइड अपने आप को ट्रेन करना है और साथ में ऑडिशंस देने, मीटिंग्स करनी है, लोगों से मिलना है, तो एक साथ सारा काम डेवलप होगा, मेरी भी डेवलपमेंट होगी। तो वहाँ पे मतलब पिताजी का तो सपोर्ट रहा है काफ़ी। ऑफकोर्स 1-2 बार ऑब्वियसली घर वालों ने बोला भी कि एक बार सोच लो ज़रा, डबल माइंड तो होते ही हो, तो होना जायज़ है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो क्योंकि फिल्म लाइन से कोई है नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़का मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और मुझे रिटर्न मिल रहा है, काम आ रहा है, पैसे कमा रहा हूँ, खुद का महीने का एक अर्निंग हो रही है, तो उसके बाद से वो सपोर्टिव ही रहे हैं हमेशा। आपने कहा आपने थिएटर वगैरह भी किया, क्या थिएटर में कहाँ क्या किया आपने? मैं जो थिएटर किया हूँ जिनके साथ, उनका मेरे गुरुजी का नाम है मुजीब खान। वो उनके थिएटर ग्रुप का नाम है आइडियल ड्रामा एंटरटेनमेंट अकेडमी। इट इज़ लाइक अ अकेडमी जहाँ पे लोग मतलब बच्चे आते हैं, सीखते हैं और मंच पे भी चढ़ते हैं। तो एक अकेडमी है लेकिन ग्रुप है। तो हम मुंशी प्रेमचंद और मंटू की कहानियों पे हम नाटक करते हैं, और मतलब नॉट जस्ट मुंशी प्रेमचंद एंड मंटू, मतलब और भी काफ़ी जो प्रमुख लेखक हैं उस ज़माने के, उस दौर के, उनकी कहानियों पे हम नाटक करते हैं। रेगुलर शॉर्ट प्लेज होते हैं, तो मैंने करीबन 50 से 70 प्लेज किए हैं 2-3 साल में। तो वो मेरा थिएटर का चल रहा है। तो फिल्मों में पहला ब्रेक कैसे मिला, कितना संघर्ष रहा या नहीं रहा? संघर्ष तो रहा, ऑफकोर्स संघर्ष तो रहा है, बिकॉज मतलब वो जो स्ट्रगल फेज होते हैं, स्ट्रगल पीरियड होता है, वो तो उसको आप गुजरना ही पड़ता है आपको, क्योंकि महीने हो जाते हैं, कई बार आपको काम नहीं मिलता, आप घंटों ऑडिशन की लाइनों में खड़े रहते हो, आपको कई बार रिजेक्ट किया जाता है, और 1000 ऑडिशन देने पर शायद आपको 10 में या 20 में काम मिले। तो ये स्ट्रगल तो 2 से 3 साल तक चला ही है ऑफकोर्स। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब कॉन्टैक्ट्स बढ़ते रहे, नेटवर्क बढ़ते रहा, जो थोड़ा बहुत काम बाहर आते रहा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के वगैरह मैंने किया है, तो वो सब जब बाहर आते रहा, दिखता रहा दुनिया में, तो उसके थ्रू और मेरी नेटवर्किंग के थ्रू धीरे धीरे और काम फिर बढ़ते रहा, और फिर OTT आया, तो उसके बाद काम अच्छा चल रहा है। आपने कहा कि ऑडिशन दे रहे थे तो रिजेक्शन भी होता था। जब रिजेक्शन होता था तो अपने आप को कैसे बूस्टअप करते थे आप? कोई बूस्टअप नहीं, रिजेक्शन हो गया, अगले ऑडिशन पे जाओ। रिजेक्शन के बाद वो रिजेक्शन को सहन करने का, फेस करने का और फील करने का कोई वक्त नहीं होता था, बिकॉज दिन में आपके पास 10 ऑडिशन के मैसेज आए हैं कि यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, आपका रिजेक्शन हुआ है, आपको वहीं के वहीं उसको एक्सेप्ट करना है और आपको अगले अपॉर्चुनिटी पे जाना है। आप वहीं रोते रहेंगे तो आप वहीं रोते रहेंगे। तो ऐसा कुछ था नहीं, हमको मौका ही नहीं मिला, कभी लाइफ ने मौका ही नहीं दिया कि आप बैठ कर रोएं। तो पहली फिल्म कौन सी थी? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, कैसे सिलेक्शन हुआ था उसका? ऑडिशन से सिलेक्शन हुआ था, पता चला कि शानू शर्मा जी ऑडिशन ले रही हैं यशराज के ऑफिस में। तो हम गए वहाँ पे और कोई माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट दी गई हमें, और पता नहीं था कौन सी फिल्म में क्या है वगैरह वगैरह। और हाँ, मतलब कुछ 6-7 लड़के चाहिए थे उन्हें जो आर्मी के फेसेस हों, जो बच्चन साहब के आसपास हों। तो जब उसमें सिलेक्शन हुआ तो पता चला कि ऐसी ऐसी फिल्म है, इसमें ये कलाकार है, तो बड़ा अच्छा लगा। बट ऑडिशन के प्रोसेस से ही सिलेक्शन हुआ है।
पर उस वक्त आपको ये नहीं लगा था कि इतनी बड़ी फिल्म है तो जहाँ अमिताभ बच्चन होंगे, बाकी बड़े कलाकार हैं, वहाँ आपकी पहचान तो कुछ बननी नहीं है? पहचान बनानी नहीं है, वहाँ पे सीखने के लिए जाना था। अच्छा। क्योंकि पहली फिल्म में आप पहचान बनाने की अगर उम्मीद रखते हो तो आपको आपके नाम के पीछे कपूर या खान होना चाहिए, और वो हमारे नाम के पीछे नहीं है। तो आपको काम मिल रहा है, उस काम की अहमियत और उस काम की वैल्यू को रखते हुए इतनी बड़ी फिल्म में काम करने मिल रहा है, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने मिल रहा है। आई थिंक ये स्टेपिंग स्टोन होता है आउटसाइडर्स के लिए, कि आप एक एक सीढ़ी रखते हो और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हो। तो उसके साथ मतलब उस समय आप वो नहीं सोचते हो कि ये है, आप उनके लेवल के हो ही नहीं, तो आप उनसे अगर कंपेयर कर रहे हो खुद को तो आप बेवकूफ हो मेरे ख्याल से। थग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम करते हो, क्या सीखा आपने फिर? बहुत कुछ सीखा। मतलब बच्चन साहब और आमिर खान सर को हमने साक्षात अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखा है, तो वो दोनों एक्टिंग के मास्टर क्लास है दोनों। तो उन दोनों से, मोहम्मद ईशान अय्यूब भी थे उस फिल्म में, उन तीनों से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर, कि वो किस तरीके से अपने रोल को अप्रोच करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं सेट पे। उसके अलावा एक बहुत बड़े सेट के साथ कैसे काम करना है, जहाँ पे 500 से 1000 लोग होते हैं, उनके साथ कैसे काम करना है, क्या रवैया है, क्या एटिकेट्स होते हैं सेट के, और एक बड़ी पैमाने की फिल्म कैसे बनती है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी सीखने को मिली कैमरा से रिलेटेड, बहुत सारा एक्शन सीखने को मिला, तलवारबाजी सीखने को मिली, जो हमने यूज़ भी किया है फिल्म में और आज भी कई हद तक काम आता है। तो डांस भी किया है उस फिल्म में थोड़ा बहुत, जहाँ पर प्रभुदेवा जी ने जो क्या कहते हैं कोरियोग्राफ किया था। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक फुल पैकेज था ये फिल्म। तो बहुत कुछ ओवरऑल सब एक सब फील्ड क्या कहते हैं छोटे छोटे उसमें डिपार्टमेंट में सीखने को मिला। थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद करियर कैसे आगे बढ़ा? थग्स के बाद तो थोड़ा ब्रेक लगा था। उसके बाद फिर लाइफ में शी आया, अच्छा, नेटफ्लिक्स पे, कि तब OTT का बूम शुरू हो गया था। तो 2018 में मुझे शी का ऑडिशन दिया था मैंने, और वो शूट किया। उसके दौरान ही साथ साथ मुझे ब्रह्मास्त्र भी मिली। उसी के दौरान फिर उसके बाद एक शो किया है ZEE5 पे जिसका नाम बॉम्बर्स है, वो मिला। तो मतलब थग्स के बाद ऐसा हो गया कि कॉल्स आने लगे थोड़े बहुत, और मतलब मिले, मुझे लोग जानने लगे। मतलब मैं भी लोगों के ऑफिस में गया तो लोगों ने मुझे पहचाना कि कौन है क्या है। और फिर शी और ब्रह्मास्त्र जब मिला तो मुझे तब उसके बाद से तो मतलब रेगुलर ही लोग जानने लगे, तो उसके बाद से फिर कॉल्स आने ही लगे। ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी फिल्म थी और लंबे समय तक बनती रही। उस फिल्म से बहुत से लोगों ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी होंगी, लेकिन फिल्म को उच्च सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ उस फिल्म से? मेरे ख्याल से फिल्म को सफलता तो काफी मिली है। वो शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जितना ऑडियंस की उम्मीद हो, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों ने देखी है फिल्म, लोगों ने अप्रिशिएट किया फिल्म। बहुत अच्छा स्पेशल इफेक्ट्स है फिल्म में, बहुत अच्छा एक्शन है, बैकग्राउंड म्यूजिक है फिल्म में, और अब तक इंडिया का टॉप लेवल का है वो सारा। और मुझे जैसे बहुत कुछ जैसे सीखने मिला उसमें। मतलब मुझे टेकआउट ये था कि मतलब मैं रणबीर और आलिया के साथ स्क्रीन शेयर किया। शुरू के 15 मिनट 20 मिनट का स्क्रीन टाइम मुझे मिला है, तो वो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अयान मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिला है, और अयान मुखर्जी की तरफ से एक अच्छा फीडबैक दिया गया था कास्टिंग कंपनी को। तो उन लोगों ने उनका फीडबैक मद्देनजर रखते हुए आगे के कामों के लिए मुझे हमेशा बुलाया है। तो ये सब चीज़ें बहुत एक गेन करने को मिली, और एक बड़े पैमाने की फिल्में जो पूरे हिंदुस्तान ने देखी है, तो लोग जाते हैं। अभी कई बार लोग पहचानते हैं मुझे ब्रह्मास्त्र की वजह से भी पहचानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें से टेकआउट मिली है। तो उसके बाद कौन कौन सी फिल्में? ब्रह्मास्त्र के बाद फिल्म तो नहीं की, ब्रह्मास्त्र के बाद सीरीज की है मैंने। जैसे कहा, एक बॉम्बर्स करके थी ZEE5 पे, एक मिसिंग स्टोन किया है MX प्लेयर पे, मुंबई मेरी जान जो किया है अमेजॉन प्राइम पे, फर्जी किया है अमेजॉन प्राइम पे, और उसके अलावा लव अधूरा जो अभी रिलीज हुआ है वो अमेजॉन मिनी पे, और एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सुपरमैन ऑफ मालेगांव, जो कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली है। तो वो है। फर्जी को लेकर आपकी काफी चर्चाएं हुई थी, आखिर उस फिल्म में क्या खास बात, उस सीरीज में क्या खास बात थी आप, और उसमें क्या कैरेक्टर था? उसमें सब चीज़ खास थी। विजराज एंड DK का डायरेक्शन है वो खास था, उनका फिल्म मेकिंग और उनका सिनेमा ही खास है, सबसे अलग है, काफ़ी अलग तक का है। शाहिद कपूर ने एक अलग किरदार प्ले किया था, वो खास था। मुझे एक नया किरदार और एक डिफरेंट किरदार प्ले करने का मौका मिला, वो एक बहुत खास बात थी। मुझे बहुत फ्रीडम दिया गया खेलने के लिए एज अ कलाकार, तो मुझे उसमें एक खेलने का और प्लेफुल रहने का एक फ्रीडम दिया गया, तो एक किरदार अच्छे तरीके से निखर के बाहर आया है, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। राइटिंग बहुत अच्छी थी। विजय सेतुपति जो थे, पहली बार एक हिंदी कंटेंट में काम किए, वो भी एक बड़ी खास बात हो गई। तो काफ़ी सारी खास चीज़ों को लेकर ही फर्जी बना है, इसलिए आई थिंक इंडिया का टॉप का शो था पिछले साल का वो। इसके बाद अपने को अधूरा मिली आपको। हाँ, अधूरा में क्या किरदार है आपका और लोग क्यों पसंद कर रहे हैं इसको? लव अधूरा जो एक शो है वो एक रोमांटिक थ्रिलर है कि असली कातिल कौन है, असली कल्प्रिट गुनहगार कौन है। तो कहानी बेसिकली घूमती रहती है उस दो किरदार हैं, उनके अलावा दूसरे भी किरदार हैं जो लीड है उनके अलावा, और जिसमें से मैं भी एक, जिसका नाम प्रकाश है, जो सॉर्ट ऑफ
जो एक तरीके का मेन विलन है, एंटागनिस्ट है। और क्या कहते हैं, तो सब लोगों के ऊपर शक जाता है कि शायद ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, बट पता नहीं चलता है, आखिरी एपिसोड तक खुलासा नहीं होता है। और मतलब मुझे पहली बार एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने मिला है, जो मुझे बहुत मजा आया। कुछ हद तक वो एक सोशियोपैथ साइकोपैथ टाइप का बंदा है, तो वो एक मुझे एक डिफरेंट किरदार अपने दायरे से बाहर जाके खेलने का मौका मिला। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने कोई तैयारी की थी, कुछ मैनरिज्म अपनाया आपने कुछ? नहीं, अपना मैनरिज्म तो मतलब जो देखा, ज्यादा कुछ इतना प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर और राइटर की तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इनफ हो गई थी। तो उन्होंने उनकी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किरदार ऐसा है, इसको ऐसा लिखा है और ऐसा इमेजिन किया है हमने। और शूट के दौरान भी उनका कंप्लीट हमेशा योगदान रहा था परफॉर्म करते समय कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हम लाइन में बैठ के एक्स्ट्रा ऐड करते थे। तो अब थोड़ा ऑफ कोर्स होमवर्क थोड़ा बहुत करना पड़ा, थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ा, लेकिन एकदम बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द क्या बोलते हैं वे जाके मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि किरदार वो काफी हद तक वो किरदार ऐसा भी है जो हम लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में और सीरीज वगैरह में देखा है। तो एक रिलेटेबल है, तो आप कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो अपने दिमाग से और उस किरदार को डेवलप करते हो। जब सीरीज स्ट्रीम होने शुरू हुई उसके बाद किस तरह के कमेंट्स आपको मिले लोगों से? लोगों ने अप्रिशिएट किया है काम, काफी अच्छा काम, मतलब लोग अच्छे ही चीजें बोल रहे हैं कि आपका काम स्टैंड आउट हुआ है, आपका काम दिख के आ रहा है, और लोगों ने प्यार बहुत दिया है और लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं, तो अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है। विलेन किरदार करने में आपको ज्यादा मजा आता है या पॉजिटिव? पॉजिटिव, ऐसा कुछ पॉजिटिव भी किया है, पॉजिटिव का अपना मजा है, विलन का अपना मजा है। पॉजिटिव एक जैसे अनीस पॉजिटिव था फर्जी में, लोगों को लगता है वो विलन था, बट वो विलन नहीं था, वो पॉजिटिव किरदार था, और ये वाला विलन था, तो उसका अपना एक मजा था, इसका अपना एक मजा है। बट आई थिंक किरदार का मजा है वो लिखा कैसा गया है उसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर वो नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि किरदार बहुत ही नेगेटिव होता है लेकिन बहुत ही बोरिंग होता है, सिमिलरली वैसे ही पॉजिटिव होता है बट बोरिंग होता है। अगर लिखा अच्छा गया है तो उसको मजा आएगा प्ले करने के लिए। तो क्या अब आप किसी भी कैरेक्टर को चुनने से पहले या किसी सीरीज या फिल्म को चुनने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट आती है तो अगर नई स्क्रिप्ट दे सकते हैं तो मैं पूरी कहानी सुनना पसंद करता हूँ, एक नरेशन लेना पसंद करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उस स्क्रिप्ट में हो क्या रहा है, जो किरदार के लिए अप्रोच किया गया है वो कहाँ बिलोंग करता है कहानी में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और वो कहानी में कैसे अफेक्ट कर रहा है कहानी को, तो वो जरूरी है। तो आपको जो नई फिल्म है मालेगांव का सुपर हीरो, क्या फिल्म है, कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर? रीमा काकती जी डायरेक्टर है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है, और एक फिल्म है जो एक ग्रुप दोस्तों के बारे में, जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो मालेगांव जैसे छोटे शहर में उन लोगों ने फिल्में बनाना शुरू किया था और आज वहाँ पे बहुत ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है उनकी खुद की। तो ये उनकी कहानी है कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आज कहाँ पहुँचे हैं। 90 के दशक में दौरान चल रही है वो कहानी, शुरू होती है और कुछ 10-12 साल की उनकी कहानी है वो। मालेगांव बहुत नजदीक से, क्या आप उन लोगों से किसी से मिले थे जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी शुरू की थी मालेगांव में? जी जी, हम उनसे मिले, हमने उनके साथ बातें करी हैं, उनके बारे में जाना है कि वो कैसे किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी चीज़ों को सीखा है और उनकी एक्सेंट को सीखा है, उनके लहजे को सीखा है, कोशिश करिए जितना हो सके ट्रू रहने की। और हम सारे एक्टर्स उनसे मिले थे, तो हमारा बहुत सौभाग्य रहा है उनसे मिल पाए थे। ऐसे लोग जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी अपने बलबूते पर, उनसे जब आपने बातचीत की तो एक नई बात क्या आपने सीखी जो आपको पहले से नहीं पता थी? नहीं मतलब कि जुनूनियत बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में सिनेमा का क्रेज़ तो है, मतलब जितना हमें लगता है कि लोग पागल हैं और नहीं है शायद, लेकिन एक्चुअली में है। उस सिनेमा को लेके लोग हिंदुस्तान में बहुत पागल हैं, एक क्रिकेट के अलावा। तो वो दिख क्या है, वो लोग जो अपने जवानी में और आज भी जो कर रहे हैं वो कितने जुनूनियत है उन्होंने सिनेमा को लेके। और आई थिंक आपको कुछ पाने के लिए, आपको कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री और उस चीज़ की नॉलेज हो। आपके पास पैशन है, आपके पास चाहत है, आपके पास इच्छा है, तो आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और मेहनत के साथ साथ। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई या अभी? नहीं, फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अभी पोस्ट भी आई थिंक पूरा हो चुका है, और अमेजोन ने अनाउंस कर दिया है, अमेजोन ने अपने पिछले इवेंट पे, तो इंशाल्लाह 6-7 महीने में, पता नहीं वो अब तो अमेजोन के हाथ में कब रिलीज करेंगे, बट इस साल ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान के क्या अनुभव रहे आपके, और रीमा जी से साथ आपकी पहली काम किया आपने, उनके साथ काम करने का क्या अनुभव है, और जो बाकी डायरेक्टर्स थे उनसे कैसे आप तुलना करेंगे रीमा जी की? रीमा जी के साथ बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, वो एग्जैक्टली श्योर होती है, उनको पता है उनको अपने कलाकार से क्या चाहिए, अपनी स्क्रिप्ट से क्या चाहिए, अपने क्रू से क्या चाहिए, अपने डीओपी से क्या चाहिए, सबसे क्या चाहिए, उनको सब पता है। तो वो बड़ी अच्छी बात है कि उनको एग्जैक्टली मालूम है उनको क्या चाहिए, वो खोई भी नहीं रहती। कई बार कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से खो जाते हैं, उनको शायद वो एक्स्ट्रा शॉट्स दे लेते हैं, वो वैसी नहीं है। प्लस वो एक किरदार को, एक्टर को अपने किरदार में देख लेती है,
वो उस हुलिये में ना भी हो तो भी वो देख लेती हैं, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया था मैं उस किरदार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, और फिर भी उन्होंने मुझे देखा और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, हेयर मेकअप के बाद मैं अलग इंसान लगा हूँ। तो वो एक बड़ी अच्छी बात उनमें लगी, और मज़ा आया उनके साथ काम करके, सीखने बहुत कुछ मिला है। और वो एक फीमेल डायरेक्टर भी हैं ऑब्वियसली, तो एक अलग ही कैसे उन लोगों के साथ कैसे वो काम करती है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, वो एक पूरा डिफरेंट था, अनुभव था। और दूसरे डायरेक्टर से अलावा मतलब वो कुछ डिफरेंट है, मतलब वो उनका अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अयान का अपना स्टाइल है, इम्तियाज सर का अपना स्टाइल है, राज डीके का अपना स्टाइल है, रीमा का अपना स्टाइल है। इस फिल्म का जो आपका कैरेक्टर, उसने किस तरह का मेकअप किया है, क्या चेंजेस किए अपने अंदर? नहीं, वो मैं ज्यादा तो बता नहीं सकता, जितना कि मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझे वेट गेन करना पड़ा था। अच्छा। क्योंकि एक कॉमन मैन लगना है आपको, कॉमन मैन का थोड़ा सा पेट होता है, थोड़ा सा भरा भरा होता है, तो वो थोड़ा करना पड़ा। बाकी मेकअप हेयर तो नॉर्मल ही था, हम 90 के दशक के लड़के बने हैं, तो उस दौरान का जो फैशन मेकअप था वही किया है बस। किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने में हाँ, मेकअप या जो लुक होता है कितनी मदद करता है? बहुत मदद करता है मेकअप, और जो है और लुक है, कॉस्ट्यूम है, वो जब आप पहनते हैं तो आप एक किरदार में फील करते हो, और वो आप बिलीव करते हैं कि आप वो किरदार है, आप उस सेटिंग में हैं, आप उस माहौल में हैं, तो आपका परफॉर्मेंस उतना ही रियल निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लोग दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक तो कलाकार के अपने रियल लाइफ के अनुभव, एक्सपीरियंस, और दूसरा उसकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। आप किसका कितना उपयोग करते हो? दोनों का, क्योंकि आपका रियल, आपका जो मेमोरी है, आपका जो खुद का नॉलेज और डेटा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी कल्पना शक्ति भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई किरदार ऐसे होंगे जहाँ पे आप रेफरेंसेस आपके उसमें से ले सकते हैं, मेमोरी में से, बट कई ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, तो उसके लिए आपकी इमेजिनेशन का पावर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, और एक किरदार एक्टर को पता होता है कि कब उसको इमेजिनेशन यूज करनी है और कब उसको अपनी मेमोरी और नॉलेज में से उसको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो एक अच्छा एक्टर जानता है कि कहाँ कब किस चीज़ का उपयोग करना है। इन दिनों सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है, आप सोशल मीडिया पर कितना बिजी रहते हैं और क्या लिखना पढ़ना पसंद करते हैं सोशल मीडिया पर? मैं मतलब सोशल मीडिया को अपने काम की तरह ही यूज़ करता हूँ। वहाँ पे मैं मोस्टली अपना काम और अपने आने वाले कामों को के बारे में चीज़ें शेयर करता हूँ और लिखता हूँ उसके बारे में, और थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखा देता हूँ जब अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ तो। लेकिन उसके अलावा मैं ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता। और देखना पड़ना मतलब मैं ज़्यादातर उसमें से स्पोर्ट्स का नॉलेज हो गया, थोड़ा बहुत दुनिया में, थोड़ा दुनिया के जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या चल रहा है वो चीज़ हो गई, उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और मतलब अपने दोस्तों यारों को ज़्यादा देखता हूँ मैं, क्योंकि अगर वो मैं मेरे ख्याल सोशल मीडिया आपके दोस्तों और यारों से जुड़े हुए रहने के लिए, जो आपके साथ जो दूर हो चुके हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, और फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, बस मेनली मैं इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। इन्होंने एक नया तरीका शुरू हो गया कि लोग पूछते हैं कि भाई कलाकार से कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं, उस आधार पर काम दिया जाता है। आपको लगता है इससे जो कलाकार का टैलेंट है उसकी कदर नहीं होती? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मुझे जब राज सर, डीके सर ने काम दिया था तो मेरे पास फॉलोअर्स नहीं थे। तो अगर अच्छा फिल्म मेकर है, उसको अच्छे कलाकार की परख है, तो वो उससे कभी नहीं पूछेगा। और जो लोग पूछ रहे हैं उनका अपना रीजंस है, ऑफ कोर्स मैं उसमें कोई कमेंट करने वाला कोई नहीं होता हूँ। तो वो अपनी वजह से पूछ रहे होंगे, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो फॉलोअर्स होना। और आई थिंक अच्छे कलाकार होने के लिए अच्छा फॉलोअर होना जरूरी नहीं है। आपके पास आपका कला का प्रदर्शन अगर देख लेगा कोई अच्छा फिल्म मेकर, आपका काम उस तक पहुंच जाएगा, तो आपका काम आपके फॉलोअर्स से ज़्यादा बोल सकता है। आप थिएटर अभी भी कर रहे हो या बंद कर दिया? कभी कभी कर लेता हूँ, वंस इन अ वाइल, साल में 2-3 नाटक कभी कभी जाके कर लेता हूँ। कौन कौन से नाटक कर रहे हो इस वक्त? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। फिलहाल क्योंकि लव अधूरा से भी मैं निकला हूँ और अभी रमजान चल रहा है, तो फिलहाल तो कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। बट देखेंगे, अभी कुछ अगले महीने से शायद इंशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो अगर वो हो ना हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं फारिग हूँ, मेरे पास वक्त है, मैं महीना भर 2 महीना भर दे सकता हूँ, तब मैं नाटक कर लेता हूँ। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हो? फिक्शन, लिटरेचर, और जो ट्रैवल से रिलेटेड हो, जो थोड़ी सी बायोपिक्स हो, अच्छे बड़े लोगों की बायोपिक्स हो, मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड जो किताबें होती है, कुछ हद तक सेल्फ हेल्प की किताबें, स्पोर्ट्स की किताबें, तो एक रेंज रखता हूँ मैं। आप शुरू से ही इस कला से जुड़े रहे हैं, कॉलेज स्कूल जमाने से, लिखने का भी शौक रहा होगा, क्या लिखते हो? नहीं, मैं लिखता कभी नहीं, मुझे लिखने का कभी ऐसा आया नहीं, और आई थिंक मैं लिखने को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है मैंने। अच्छा। मे बी शायद फ्यूचर में मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा लिखने को भी, और देखना चाहूँगा कि मतलब ये होता है कि नहीं, बट आज तक अब तक एक्सप्लोर किया नहीं है, और जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा है उसमें मज़ा नहीं आया मुझे, मतलब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो अब तक तो पता नहीं कुछ इसका। म्यूजिक में कुछ सीखा है या सीखने की तैयारियां हैं? म्यूजिक गिटार सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, अभी तो मतलब प्रैक्टिस बंद पड़ी हुई है,
वो चलता रहता है कभी ना कभी। और लेकिन म्यूजिक पे आई थिंक मेरा ख्याल है कि मेरी कला, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एक्टिंग में। तो आई थिंक आप एक नाव में सवार रहोगे तो वो ही बेहतर है। और एज अ हॉबी मैं सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना नहीं है, ना ही मुझे प्रोफेशनल लेखक बनना है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप एक नाव में सवार रहोगे तो अच्छा रहेगा, आप उसमें बेहतर एक्सेलेंस, आप उसमें कामयाब हो जाओ, आप उसमें काबिल बनो, और वो ही आपके लिए और भी दरवाजे खोलेंगे। आप 4 नावों में सवार हो रहे हो, वो कहते हैं ना इंग्लिश में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो आपको हर खेल खेलना है लेकिन आपको किसी का मास्टर नहीं हो पाओगे फिर। तो वो मतलब मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। जब आप यात्राएं करते हैं, कई तरह के किरदारों से मिलते होंगे, कैरेक्टर से, रियल लाइफ के लोगों से मिलते हैं, क्या कभी उनमें से कोई ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसने अब तक किसी फिल्म में आपकी मदद की हो? ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ मतलब आई थिंक ट्रैवल के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान को एक एक्टर को होनी चाहिए, वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, नए अलग तरीके के लोग मिलते हैं, नए तरीके के किरदार मिलते हैं ट्रैवल के दौरान। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी से थोड़ा बहुत ले ही लेता हूँ मैं, और आई थिंक वो यूज़ होता है किरदार में, और कई बार वो पता नहीं चलता है बट वो नेचुरली निकल के आता है। तो ऐसा एग्जैक्टली कोई पर्सन तो मुझे याद नहीं है जिसका मैंने यूज़ किया हो, लेकिन मे बी इन द फ्यूचर ऐसा कोई किरदार है जो मैं एग्जैक्ट रेफरेंस उठा पाऊँ। लेकिन अब तक जो है कि थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। कोई ऐसा कैरेक्टर आपके दिमाग में है या आपने कभी पढ़ा हो जिसे आप प्ले करना चाहते हो? एक था, क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स मतलब भगत सिंह और हमारे जो क्रांतिकारी थे सुखदेव, राजगुरु, उनके जैसे किरदार अगर प्ले करने मिल गए तो ऑफ कोर्स वो तो सबसे बड़ा सौभाग्य होगा मेरा। और उसके अलावा मतलब कुछ जैसे रमन राघव जैसे किरदार, तो मतलब वो नहीं बोलूंगा, मतलब वो तो प्ले हो चुका है, तो वैसे टाइप के किरदार हैं जो मतलब मैं वो करना चाहूंगा। जैसे इरफान सर ने जो किरदार किए हैं बहुत सारे, तो उनके जैसे किरदार जो है वो मैं प्ले करना चाहूंगा इन द फ्यूचर। अनुराग सर जो फिल्मों में अपने किरदार लिखते हैं वैसे टाइप के किरदार प्ले करना चाहूंगा। विशाल सर जो लिखते हैं अपनी फिल्मों में, भारद्वाज जी, वैसे किरदार प्ले करना चाहूंगा। चलिए, शुक्रिया साकिब जी, फिल्म संगम चैनल में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।